नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अथर्व की अथैया का 12वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वायु के घर के सामने वायु की कार आकर के रुकती है। थोड़ी देर में वह व्हील चेयर को खिसकाते हुए घर के मुख्य द्वार से अंदर आता हुआ दिखाई देता है। उसकी मां शालिनी उसे देखते ही उसके करीब आती हैं। तभी शालिनी उसके पीछे कार के अंदर बैठे हुए एक अनजान शख्स को देखती हैं। यह अनजान शख्स मयंक होता है, जिसे वायु का नौकर संभालते हुए कार से बाहर निकाल रहा होता है। उस अनजान शख्स को देखते ही शालिनी तुरंत अपने बेटे वायु से कहती हैं, वायु, यह किसे लेकर के आए हो तुम? आखिर कौन है यह? माँ, मुझे तो नहीं पता कि यह कौन है, मगर इसे मेरी कार से थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसलिए इसे अपने साथ लेकर के आया हूँ। इसकी तबीयत ठीक होते ही इसे वहीं छोड़ आऊँगा जहाँ से यह आया है। वायु, क्या सिरदर्दी पालते रहते हो तुम? तुम्हें पता है ना कि इस वक्त हम कितनी मुश्किल में फंसे हुए हैं? पता है माँ, मगर क्या करूं, अचानक से यह मेरी कार के सामने आ गया और यह सब हो गया। अगर इसे वहां से लेकर के नहीं आता तो वो सब लोग मुझे जेल भेज देते। चल ठीक है, पर इसका ध्यान रखना कहीं यह कोई सामान वगैरह चुरा करके भाग ना जाए। आप चिंता मत कीजिए, यह ऐसा आदमी नहीं लगता है। अथैया रूम के अंदर चलते हुए आ रही होती है। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड होता है जिस पर अथर्व, अथैया और कान्हा की तस्वीर लगी हुई होती है। अथैया मुस्कुराते हुए उस कार्ड को देखते हुए कमरे में कदम रखती है। इसी बीच उसकी नज़र अथर्व पे पड़ती है। अथर्व कान्हा की कुर्सी पे बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। अथर्व को बेहद ही गहरी सोच में देख करके अथैया चलते हुए उसके पास आती है और एकदम से उसके ठीक सामने टेबल पर कार्ड रखते हुए उससे कहते हैं, अथर्व देखो हमारी शादी का कार्ड। अथर्व अभी भी किसी ख्याल में बैठा हुआ होता है। यह देखते ही अथैया उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उसकी निगाहें अपनी ओर करती है। इसी बीच अथर्व उसकी आंखों की ओर देखने लगती है। तभी अथैया मुस्कुराते हुए उससे कहती है, अथर्व क्या सोच रहे हो? बताओ ना, यह हमारी शादी का कार्ड कैसा है? पता है पापा जी ने इस पर हम तीनों की तस्वीरें भी लगवाई हैं। अथर्व कार्ड को देखते हुए, बहुत खूबसूरत है। यह सुनते ही अथैया समझ जाती है कि अथर्व के मन में जरूर कोई ना कोई बात चल रही है। उसके शब्द सुनते ही अथैया उदास हो करके उसे कहने लगती है, बस खूबसूरत है नहीं, बहुत खूबसूरत है। यह सुनते ही अथैया वहीं उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है। वह धीमी मुस्कान से अथर्व की हथेली पर खुद की हथेली रखती है और उससे कहती है, बताओ अथर्व, क्या सोच रहे हो? क्या पता तुम्हारी उलझन का हल मेरे पास हो। पता है अथैया, डैड को हॉस्पिटल में खून की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उनके सिर से बहुत खून बह गया था। मगर ऐन वक्त पर उस वक्त वायु ने उन्हें अपना ब्लड दे करके उनकी जान बचा ली। यह तो बहुत अच्छी बात है अथर्व, जो उस वायु ने पापा जी की जान बचा ली। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं अथर्व। जानता हूं, मगर मैं यह सोच रहा हूं कि वह मेरे डैड को ब्लड कैसे दे सकता है। डैड और मेरा ब्लड काफी रियल ब्लड है। अथैया अथर्व को देखते हुए, अथर्व तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, चलो जा करके सो जाओ, कल हमें कार्ड रिश्तेदारों को भी देने जाना है। अगली सुबह होते ही अथैया और अथर्व को एक कार में बैठा हुआ देख करके यह कार चलाते हुए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए कार चला रहा होता है। वहीं अथैया अपने अम्मा से फोन पे बात कर रही होती है। वह अपनी माँ को बता रही होती है कि आज शाम को शिवराज ने उसकी माँ को बंगले में बुलाया है। इसी बीच सड़क पर जाम लग जाता है, जिसे देख करके अथैया अपनी माँ को जाम के बारे में बताने लगती है। इसी बीच अथर्व अपनी कार की खिड़कियों को चारों तरफ से बंद कर लेता है। तभी अथर्व मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख देता है। वहीं अथैया को तुरंत अपनी कमर पर गुदगुदी सी महसूस होने लगती है। वह तुरंत गुस्सा होकर के अथर्व के चेहरे को देखने लगती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मा जल्दी आ जाइएगा,
अम्मा काल पे पूछते हुए, तू चिंता ना कर, हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा यह बता कान्हा की तबीयत कैसी है? इसी बीच अथर्व धीरे से अथैया के गले को चूमने लगता है। अपनी गर्दन पर गुदगुदी महसूस होते ही अथैया कांपने लगती है। तभी वह गुस्सा होकर के कहने लगती है, अथर्व बंद करो। यह सुनते ही काल पे बात कर रही उसकी माँ उससे कहने लगती हैं, अथैया क्या हुआ, आखिर क्या कर रहा है अथर्व? इसी बीच हम देखते हैं कि अथर्व उसके गालों को चूम रहा है। वहीं अथैया कांपते हुए अपनी माँ से बात किए जा रही है। तभी वह अपनी माँ से कहती है, ओ कुछ नहीं अम्मा, बस यह बार बार कार की खिड़की खोल रहे हैं और बाहर इतनी लू चल रही है। अथर्व बंद करो ना, गुस्सा होते हुए अथर्व से। चल ठीक है, मैं अब कॉल कट करती हूँ। जी अम्मा जी। काल काटते ही अथैया गुस्से से अथर्व को देखने लगती है। वहीं अथैया को गुस्सा होते हुए देख करके अथर्व तुरंत अपने कान पकड़ लेता है। तभी अथैया हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उससे कहती है, इसका बदला तो मैं तुमसे शाम को लूंगी, देख लेना क्या हस्र करूंगी तुम्हारा। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं तैयार हूं इस हस्र के लिए। यह कहते ही अथर्व उसके ओंठ के पास आने लगता है। वहीं अथैया तुरंत उसके ओंठ पर अपनी उंगली रख देती है। अभी नहीं मिस्टर बेकाबू, यहाँ पूरी दुनिया हमें देख रही है और आपका जाम भी अब खत्म हो गया है, तो जहमत करें यहाँ से चलने की। इतने में ही अथर्व देखता है कि जाम खत्म हो गया है और उसके पीछे वाली कार हार्न बजा करके उसे आगे चलने के लिए कह रही है। तभी अथर्व मुस्कुराते हुए अथैया को देखता है और अथैया तुरंत उसे आगे चलने का इशारा करती है। इधर अथर्व की कार चलते हुए ठीक वायु के घर के सामने आकर के रुक जाती है। कार के रुकते ही अथैया कार से बाहर निकलती है और उस कार को देखने लगती है। थोड़ी देर में अथर्व भी कार से बाहर आता है और उस घर को देखते हुए कहने लगता है, पता है यह किसका घर है? अथैया अथर्व को देखते हुए, नहीं किसका घर है यह? वही जिसने डैड की जान बचाई थी, वायु। वाव, मतलब तुमने वायु को भी इनवाइट किया है। अथर्व यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों चलते हुए दरवाजे के पास आते हैं। दरवाजे के पास आते ही अथर्व घर की बेल बजा करके पीछे की ओर खड़ा हो जाता है। इतने में घर का नौकर घर के दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के खुलते ही अथैया उस घर को अंदर से देखती है। वहीं नौकर के पीछे से हमें वायु की आवाज सुनाई देती है, अरे छोटू कौन आया है? इतना कहते हुए वायु अपनी व्हील चेयर पे बैठा व्हील चेयर को खिसकाते हुए वहां आ पहुंचता है। वह अपने सामने अथर्व और अथैया को खड़ा हुआ देखने लगता है। वायु व्हील चेयर को खिसकाते हुए, अरे अथर्व तुम आओ आओ अंदर आओ, छोटू तुम जाओ और भैया के लिए जूस ले आओ। अथर्व और अथैया मुस्कुराते हुए सोफे पर आकर के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में घर का नौकर छोटू उन दोनों के लिए जूस लेकर के आता है। अथैया और अथर्व जूस लेने के बाद उसे बताते हैं कि उनकी शादी होने वाली है। इतना कहते ही अथर्व टेबल पर अपनी शादी का कार्ड रख देता है। उस कार्ड को वायु तुरंत उठा करके देखने लगता है। कार्ड पर अथर्व अथैया और कान्हा दिखाई दे रहे होते हैं। तभी वह अथर्व और अथैया के बीच दिख रहे बच्चे के बारे में पूछने लगता है। यह सुनते ही अथैया तुरंत अथर्व के चेहरे को देखने लगती है। वहीं अथर्व भी उसके चेहरे को देखने लगता है। वायु की बातें सुनते ही वह वायु की बात का जवाब देने लगती है। वह उसकी बातों का जवाब दे पाती इससे पहले ही हाल में शालिनी आ पहुंचती है। शालिनी अपने रूम से आते हुए अपने बेटे वायु से कहने लगती है, वायु कौन आया है बेटा? शालिनी के वहां आते ही अथैया चौंकते हुए उठ करके खड़ी हो जाती है। वहीं अथर्व भी उस वायु के घर पर देख करके उठ करके खड़ा हो जाता है। शालिनी अपनी आंखों के सामने अथर्व को देखते ही अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी अथर्व मुस्कुराते हुए उससे कहता है, शालिनी आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यह आपका घर ही है? बोलिए, क्या आप ही वायु की माँ हैं? यह सुनते ही वायु भी उठ करके खड़ा हो जाता है। शालिनी के माथे पर अचानक से पसीना आने लगता है। वहीं अथैया को याद आता है कि यह वही महिला है जिसे उसने शिवराज के साथ जरूरत से ज्यादा करीब होते हुए देखा था। अब अथैया को यह कहानी धीरे धीरे समझ में आ रही होती है। वह समझ जाती है कि शालिनी कौन है और उसके बेटे वायु का ब्लड शिवराज के ब्लड से कैसे मेल कर गया है। अथर्व अभी भी चौंक करके शालिनी को ही देखे जा रहा होता है कि तभी अथैया तुरंत अथर्व को देखते हुए उससे धीमे स्वर में कहती है, अथर्व यहां से अभी चलो। अथर्व अथैया से धीमे स्वर में, क्या? मगर अभी क्यों? अभी तो आंटी जी से मुलाकात हुई है। अथैया धीमे स्वर में, मैंने कहा मुझे अभी के अभी घर जाना है। इतना कहते ही अथैया तुरंत उन दोनों को देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़ती है और उन दोनों से कहती है, माफ कीजिएगा हमें देर हो रही है। ओ
और भी लोगों तक कार्ड हमें पहुंचाना है। अब हम लोग चलते हैं। वहीं अथर्व को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अचानक से अथैया को हुआ क्या है जो वह इस तरह से रिएक्ट कर रही है। तभी अथैया तुरंत अथर्व के हाथ को पकड़ती है और उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। इधर अपनी कार में आते ही अथर्व अथैया को परेशान होते हुए देखता है। अथैया परेशान होते हुए अथर्व को देख रही होती है। तभी अथर्व उसे परेशान होते हुए देख करके उससे पूछता है, अथैया तुम अचानक मुझे वहां से क्यों ले आई? अथर्व, यही शालिनी है ना, तुम्हारी माँ और पिता की दोस्त? हाँ यही है, पर बात क्या है, तुम मुझे वहां से इस तरह से बाहर क्यों ले आई? अथर्व, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? आखिर क्या बताना चाहती हो तुम? इसे तुम्हारे पिता ने ही जाप पर रखा था ना? हाँ, उन्होंने ही इसे जाप पर रखा था, पर तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रही हो? अथर्व, तुमने ही कहा था ना कि कल मुझसे वायु का ब्लड और पापा जी का ब्लड सेम है, इसलिए उसने पापा जी को ब्लड दिया है। इतना ही नहीं, यह बात तुम्हें बेहद अजीब भी लगी। अथैया, तुम कहना क्या चाहती हो? अथैया स्पष्ट रूप से कहते हुए, अथर्व, मुझे नहीं पता कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। अथैया, अथर्व, यह शालिनी तुम्हारी माँ की दोस्त थी, उनके अलावा यह तुम्हारे पिता की भी दोस्त थी, और आज हमें यह भी पता चल रहा है कि इसका ब्लड और पापा जी का ब्लड सेम है। अथर्व, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? उस वायु का ब्लड तुम्हारे पिता से मेल खाता है। इतना ही नहीं, इस लड़के को तुम्हारे डैड ने ही जाप पर रखा। इसके साथ साथ यह लड़का शालिनी का बेटा भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अथैया, अथर्व ने कहा। तुम सारी बातें घुमा फिरा करके क्यों कह रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती? अथर्व, मुझे लगता है कि वायु तुम्हारे पिता और इस शालिनी का बेटा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अथर्व, मुझे वाकई में लगता है कि तुम्हारे पिता का इस औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अथैया, प्लीज शांत हो जाओ, डैड के बारे में इतना बुरा भला मत बोलो। अथर्व, मैंने तुम्हारे पिता और इस शालिनी को एक साथ जरूरत से ज्यादा करीब होते हुए देखा है। बस बस बस, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अथैया, प्लीज रुक जाओ। जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करोगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है अथैया, मगर मुझे तुम्हारी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सामने सबूत लाऊंगी इस बात का कि तुम्हारे पिता और इस शालिनी का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। फिर तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा कि मैं सही थी या नहीं। अगर तुम सही साबित नहीं हुई तो? अथैया अथर्व से कहते हुए, मैं इस शादी को तोड़ दूंगी और अपने बच्चे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अथर्व अथैया से कहते हुए, यह क्या कह रही हो तुम अथैया? अथैया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? अथैया गुस्सा होते हुए, दिमाग ठिकाने पर है इसलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ, मगर तुम समझना ही नहीं चाहते, इसलिए अब मैं तुम्हें समझाऊंगी भी नहीं, सिर्फ सबूत दिखाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी होगी कि इन सबूतों को मानना या नहीं मानना। इधर हम मयंक को वायु के कमरे में उबासी लेते हुए देखते हैं। वहीं वह वायु के पलंग पर से उठते हुए अपने आसपास देख रहा होता है। उसके सिर में बेहद तेज दर्द हो रहा होता है। तभी उसे हाल में से शालिनी और वायु की आवाज सुनाई देती है। मयंक के सिर में बेहद दर्द हो रहा होता है, इसलिए वह अपने सिर को पकड़े हुए वायु के कमरे से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह उसके घर को बड़े ही गौर से देखने लगता है। इसी बीच अचानक से उसे याद आता है कि उसकी कार किसी दूसरी कार से जाकर के टकरा गई थी। उसे धीरे धीरे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से हाल में खड़े शालिनी और वायु के पास आ पहुंचता है। वायु उसे हाल में आता हुआ देख करके तुरंत अपनी माँ को शांत होने के लिए कहने लगता है। वहीं उसकी माँ भी सामने से मयंक को आता हुआ देख करके तुरंत अपने ओंठ पर उंगली रख लेती है। मयंक सिर को पकड़े हुए धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है। तभी वायु मुस्कुराते हुए मयंक से कहता है, तो उठ गए तुम? अब बताओ दर्द कैसा है, सब ठीक है ना? क्या तूने ही मेरी कार का एक्सीडेंट किया था? वायु स्मार्ट बनते हुए, एक्सीडेंट? ओ ब्रो, एक्सीडेंट नहीं था, थोड़ी सी खरोच आई है बस। मयंक याददाश्त वापस आते हुए, खरोच आई थी? दिखाता हूँ
तुझे की खरोंच किसे कहते हैं। इतना कहते ही मयंक उसकी कॉलर पकड़ करके उसे सोफे पर गिरा देता है। वह गुस्से से उसके चेहरे को देखता है और उसे मारना शुरू कर देता है। यह देखते ही वायु की मां शालिनी मयंक को रोकने लगती है, पर मयंक लगातार उसे मारे जा रहा होता है। इसी बीच वायु भी उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसे लात मार करके वहीं जमीन पर गिरा देता है। वायु तुरंत सोफे से उठता है और मयंक के पेट पर लात मारते हुए कहने लगता है, साले बेवड़े, कब से कह रहा हूं कि तुझे सिर्फ खरोंच आई है, खरोंच आई है, और तू छोटी सी खरोंच का एक्सीडेंट का नाम दे रहा है। तभी मयंक जोर से अपने पैर को वायु की टांग पर मार देता है। अब वायु भी फर्श पे गिर जाता है। यह देखते ही मयंक उठने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच वायु उसकी टांग पकड़ करके उसे जमीन पर गिरा करके मारने लगता है। तभी मयंक उसके मुंह पर मुक्के से मारना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वायु उसे छोड़ देता है और वह तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में वायु को घूरते हुए उसकी मां शालिनी को देखने लगता है। वहीं शालिनी मयंक को देख करके घबरा जाती है और अपने कदम पीछे करने लगती है। इसी बीच मयंक का ध्यान टेबल पर रखे हुए कांच के फूलदान पर जाता है। वह टेबल के ऊपर से उस फूलदान को उठा लेता है और गुस्से से वायु के सिर पर मारने लगता है। यह देख करके शालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी बीच में मयंक का ध्यान फिर एक बार उस टेबल पर जाता है जिस टेबल के ऊपर से उसने फूलदान को उठाया था। वह उस टेबल पर एक शादी का कार्ड देखता है जिस पर अथैया और कान्हा के साथ साथ एक अनजान आदमी दिखाई दे रहे होते हैं। उस शादी के कार्ड को देखते ही वह तुरंत उसे उठा लेता है। मयंक को इस तरह से देख करके वायु तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है और उठ करके अपनी मां शालिनी के पास जा करके खड़ा हो जाता है। तभी वायु गहरी सांसें लेते हुए उससे पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? मयंक कार्ड को छूते हुए, हाँ, यह मेरी अथैया और यह मेरा बच्चा कान्हा है। मगर यह तीसरा कौन है? तुम्हारी अथैया, मतलब यह तुम्हारी बीबी है? मयंक पूछते हुए, हाँ, यह मेरी पत्नी अथैया और यह मेरा बच्चा है। मगर इन दोनों के साथ यह आदमी कौन है? वायु पूछते हुए, अरे यह तो अथर्व है। यह कार्ड इन तीनों की शादी का ही तो कार्ड है। दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए तो देखो इन दोनों की शादी हो रही है। वैसे इतने दिन कहाँ सो रहे थे तुम, जो अथैया की शादी के बारे में तुम्हें अब जाकर के पता चला? अथर्व की कार चलते हुए बंगले के पार्किंग में आकर के रुक जाती है। अथर्व अभी भी अथैया को ही देख रहा होता है। अथैया का चेहरा गुस्से से गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। यह देख करके कभी अथर्व को हंसी तो कभी अथर्व को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। कार के रुकते ही अथैया गुस्से से कार से बाहर निकलती है और बंगले के अंदर चली जाती है। वहीं अथर्व कार का दरवाजा बंद करता है और अथैया के पीछे पीछे बंगले में आ पहुंचता है। बंगले में वसुधा हल्दी सेरेमनी की तैयारी कर रही होती हैं और आसपास खड़े हुए लोग घर में मालाएं सजा रहे होते हैं। अथर्व और अथैया को बंगले में आता हुआ देखते ही वसुधा उठ करके खड़ी हो जाती हैं। इधर अथैया गुस्से में अपने कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों के पास चलते हुए आती हैं। तभी अथर्व उसकी कलाई पकड़ करके उससे कहने लगता है, अथैया, बात क्यों नहीं कर रही हो यार तुम मुझसे? यह सुनते ही अथैया पलट करके अथर्व के चेहरे को देखती है और उसे देखते ही उससे कहती है, अब मैं तुमसे तब बात करूंगी जब सच सामने आएगा। यह कैसी जिद है अथैया? वहीं अथैया उसकी बातों का जवाब देते बगैर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए वहां से चली जाती है। अथैया के वहां से जाते ही अथर्व की मां तुरंत उसके पास आती हैं। वह धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और उससे पूछती हैं, अथर्व, सब कुछ ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वसुधा मुस्कुराते हुए, पक्का सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वसुधा सिर पर हाथ फेरते हुए, चल ठीक है। इतना कह करके वसुधा वहां से चली जाती हैं। इधर अथर्व हाल में खड़ा अथैया के गुस्से को समझ रहा होता है। वह जानता है कि अथैया नाराज है, मगर वह यह भी जानता है कि अथैया इस बात को जरूर समझ सकती है कि शिवराज उसका पिता है और वह अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता है। इधर हाल में अथैया की माँ अम्मा बैठी हुई होती हैं। उसके इर्द गिर्द घर के बाकी सदस्य बैठे हुए होते हैं। वह सभी मिलकर के इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि आगे रीत रिवाजों को कैसे और किस तरह से पूरा किया जाए। इसी बीच अचानक से नैना को उठते हुए देखते हैं। नैना खड़े हुए अम्मा जी से कहने लगती है, अम्मा जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैंने आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अम्मा जवाब देते हुए, हाँ पूछो भाई। नैना पूछते हुए, अम्मा जी, अगर अथैया आपकी बेटी है तो फिर आपने उसे इस तरह से बेसहारा क्यों छोड़ा हुआ था? जब आपकी बेटी विधवा हुई तो आपने उसे सहारा देने की वजह उसे घर से क्यों निकाल दिया? यह जानते भी
यह जानते हुए भी कि अब उसका इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। वसुधा नैना को डांटते हुए, नैना बेटा यह कैसे सवाल कर रही हो तुम अम्मा जी से, अम्मा नैना से। हम उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे कि वह मुश्किलों में अकेले लड़ना सीखे। आज हम हैं, मगर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कल भी हम होंगे। इसलिए चाहते थे कि वह खुद के लिए लाठी बने, उठ करके खड़ा होना सीखे और चलना भी। अगर हम उसे सहारा दे देते तो क्या वह कभी इस परिवार में आती? क्या अथर्व को कभी अथैया से प्यार होता? क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट करते? नहीं ना, क्योंकि उस वक्त वो हमारे साथ होती, आप लोगों के यहाँ नहीं। उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, शायद नियति को भी यही मंजूर था। इसलिए तो मयंक की कार का एक्सीडेंट अथर्व की कार से हुआ था। चलिए यह सब छोड़िए, हम इस बारे में बात करते हैं कि अब आगे और कैसे क्या करना है। वसुधा अचानक से कहते हुए, हाँ आपको तो पता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मेहमान तक शादी के कार्ड पहुंच चुके हैं, अब सब कुछ हमें जल्दी जल्दी करना होगा। अम्मा वसुधा और शिवराज से, जैसी आप लोगों की मर्जी। इधर अथर्व अपने कमरे में कानों में ईयरफोन लगाए हुए गीत सुनते हुए गाना गा रहा होता है। वह सोफे पे लेटा हुआ गीत गुनगुना रहा होता है, वहीं पलंग पर कान्हा लेटा हुआ लैपटॉप पर गेम खेल रहा होता है। तभी नीली साड़ी पहने हुए अथैया कमरे के अंदर आती है। उसके हाथ में खाने की थाली होती है, जिसे वह अंदर ला करके टेबल पर रख देती है। अथर्व का ध्यान अचानक ही गाने से हट करके अथैया की साड़ी पे जाता है। वह नीली साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। अथर्व बीच में कभी अपने फोन को तो कभी अथैया को देखे जा रहा होता है। तभी अथैया कान्हा के पास आती है और उसे खाना खाने के लिए कहने लगती है, बच्चा खाने का समय हो गया है, चलो जल्दी से उठो और अपना डिनर करो। नहीं मम्मा, अभी भूख नहीं है, प्लीज मम्मा अभी परेशान मत करो ना। कान्हा बच्चा, अगर ऐसे भूखे रहोगे तो कैसे चलेगा, चलो उठो। मम्मा मैं आपकी वजह से आउट हो जाऊंगा, देखिए ना मैं अभी तक 6 लेवल पर ही अटका हुआ हूँ। बच्चा बस बहुत हो गया, अब उठो और चुपचाप डिनर करो अपना। मम्मा, अथैया गुस्सा होते हुए, मम्मा अम्मा नहीं, अब शांति से डिनर करो। अथैया को गुस्सा होते हुए देख करके अथर्व अपने कानों से ईयरफोन निकाल करके वहीं सोफे पर रख देता है और उठ करके अथैया को देखने लगता है। अथैया कान्हा के साथ जबरदस्ती कर रही होती है। अथर्व यह देख करके खुद को रोक नहीं पाता और अथैया से कहने लगता है, अथैया जबरदस्ती क्यों कर रही हो कान्हा के साथ? जब उसका मन होगा तब वह खा लेगा ना। अथर्व जबरदस्ती नहीं करूंगी ना तो यह रात को हमारी नींद खराब करेगा, तुम्हारा तो करेगा ही करेगा, साथ में मेरी नींद भी खराब होगी। अथर्व मजे लेते हुए, अरे कैसी माँ हो तुम, बच्चे के लिए देर रात तक जाग नहीं सकती। अथैया गुस्से से अथर्व को, नहीं मैं नहीं जाग सकती, पर शायद तुम जाग सकते हो। मगर मैं क्यों जागूंगा? अथैया मजाक करते हुए, इसलिए क्योंकि पिता का फर्ज भी तो होता है कि कभी कभी वह भी अपने बच्चे के लिए देर रात तक जागे। अथर्व यह सुनते ही बेहद गहरी सोच में चला जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी अथैया उसके चेहरे के हाव भाव बदलते हुए देख करके उससे कहने लगती है, अरे कैसे पिता हो तुम, अपने बच्चे के लिए देर रात तक नहीं जाग सकते हो? जब उसका गेम हो जाएगा तब उसे डिनर करा देना, अब मैं चली सोने के लिए। इतना कहते ही अथैया अथर्व को देखती है और सोने के लिए पलंग के दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं अथर्व उठता है और पलंग के पास आकर के पलंग पर बैठते हुए कान्हा से कहने लगता है, ब्रो क्या तुझे पता है यही पास के मॉल में स्पाइडरमैन नो वे होम लगी हुई है? कान्हा लैपटॉप छोड़ते हुए, क्या सच्ची? अथर्व लालच देते हुए, हाँ सच में, बता क्या तू भी देखना चाहता है स्पाइडरमैन नो वे होम, वो भी हम दोनों के साथ? कान्हा जल्दी जल्दी बोलते हुए, नो वे होम वो भी आप दोनों के साथ, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। अथर्व चलो ना, मम्मा अथर्व को बोलो ना कि वह भी मुझे सिनेमा हॉल ले चले। अथर्व मुस्कुराते हुए कान्हा से, ब्रो चलेंगे, मगर उसके लिए पहले तुम्हें अपना डिनर कंप्लीट करना होगा, बताओ डिनर करोगे? कान्हा अथर्व को देखते हुए, हाँ। इतना कहते ही अथर्व खुद अपने हाथों से कान्हा को खाना खिलाने लगता है। यह देख करके अथैया चौंक जाती है कि अथर्व ने बिना ज्यादा कुछ किए कान्हा को खाने के लिए मना लिया है, वह भी इतनी आसानी से। तभी अथर्व कान्हा को डिनर करवाते हुए उसे अचानक से पूछता है, कान्हा अच्छा यह बताओ, क्या मैं तुमसे कभी भी कोई झूठ बोल सकता हूँ? किसी भी तरह का कैसा भी झूठ क्या मैं तुमसे बोल सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पिता तुमसे अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? कान्हा मासूमियत से, नहीं कभी नहीं। अथर्व खाना खिलाते हुए, अच्छा
पर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। इतना कहते ही कान्हा तुरंत अथर्व के सीने से लिपट जाता है। वह देखते ही अथर्व तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अथैया के चेहरे को देखने लगता है। दोनों का यह बॉन्ड देख करके अथैया भी धीमी मुस्कान के साथ उन दोनों को देखने लगती है। इतने में अथर्व उसे बैठने के लिए कहता है। कान्हा तुरंत अपनी जगह पर बैठ जाता है। अथर्व फिर उसे खाना खिलाने लगता है। तभी वह अथैया को देखता है और उससे कहता है, देखा अथैया, कितना भरोसा करता है कान्हा मुझ पर, अपने पिता पर। जानती हो, इस भरोसे से ही हम दोनों का रिश्ता गांठ के साथ जन्मों जन्म के लिए जुड़ गया है। ठीक ऐसा ही रिश्ता मेरे पिता का मुझसे है। अब बताओ अथैया, क्या मेरा उन पर भरोसा करना गलत है? क्या मेरा अपने पिता पर भरोसा करना गलत है? यह सुनते ही अथैया अथर्व की ओर देखते हुए तुरंत अपने कान पर हाथ रखते हुए अथर्व से कहती है, सॉरी अथर्व। इतना सुनते ही अथर्व तुरंत अपनी बाहें खोल करके अथैया को देखने लगता है। अथैया तुरंत उदासी छोड़ करके अथर्व के गले लग जाती है। कान्हा और अथैया दोनों ही अथर्व के सीने से लिपटे हुए होते हैं। वहीं अथर्व भी दोनों को सीने से लगाए हुए मुस्कुराते हुए उन दोनों के सिर पर हाथ फेर रहा होता है। अगली सुबह घर में चहल पहल होते हुए देखते हैं। घर को हल्दी सेरेमनी के लिए सजाया जा रहा होता है। इसके साथ साथ घर में शिवराज की बहन योगेश्वरी भी आई हुई होती हैं। योगेश्वरी माथे पर मोटी बिंदी लगाए हुए, आंखों में काजल लगाए और लाल चटक साड़ी पहने हुए घर के बड़ों से बात कर रही होती हैं। इसी बीच हम अथर्व, अथैया और कान्हा को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देखते हैं। उसे नीचे आता हुआ देख करके वसुधा उठ करके खड़ी हो जाती हैं। वहीं योगेश्वरी भी सीढ़ियों से नीचे आ रही अथैया और उसके बच्चे को देखते हुए शिवराज से कहने लगती हैं, यह क्या देख रही हूं भैया, मैं इसे चुना है आपने अथर्व के लिए। अरे यह तो पहले से ही शादीशुदा महिला है और एक बच्चे की माँ भी है। भैया क्या सोच रहे हैं आप? भैया क्या सोच करके आपने इस महिला का रिश्ता अथर्व से किया है? देखिए तो इसके साथ में बच्चा है। वसुधा प्यार से बात करते हुए, दीदी हम सब जानते हैं कि आपको यह सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर दीदी सच तो यह है कि अथर्व इससे बहुत प्यार करता है। इतना ही नहीं, अब हम सब भी इसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं। योगेश्वरी वसुधा से नाराज होते हुए, अब जब तुम सब एक्सेप्ट कर चुके हो तो मैं कौन होती हूं अपनी राय देने वाली? शिवराज योगेश्वरी को समझाते हुए, योगेश्वरी तुम बेमतलब से नाराज हो रही हो। योगेश्वरी यह जानना जरूरी नहीं है कि लड़की शादीशुदा है कि नहीं, बल्कि यह जानना जरूरी है कि वह हमारे बेटे से प्यार करती है कि नहीं। योगेश्वरी वो हमारे अथर्व को बहुत प्यार करती है। इतना ही नहीं, वह इस घर को भी अपने घर जैसा ही मानती है। भैया मानेगी क्यों नहीं? किसी की भी नीयत गिर सकती है यह बंगला और यह ठाट बाट देख करके। बस बस योगेश्वरी, छोड़ो यह सब बातें, अथैया आ गई है। यह सुनते ही योगेश्वरी मुस्कुराते हुए अथैया को आते हुए देखने लगती है। अथर्व अपनी बुआ योगेश्वरी को सामने देखते ही तुरंत उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेने लगता है। अथर्व अभी झुका ही हुआ था कि तभी वह अथैया से कहता है, अथैया जब भी हम किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं उस समय हमें जोड़े के साथ आशीर्वाद लेना होता है, अकेले अकेले नहीं। यह सुनते ही अथैया धीमी मुस्कान से योगेश्वरी के चेहरे को देखती है और उसके पैर अथर्व के साथ मिलकर के छूती है। योगेश्वरी तुरंत दोनों को आशीर्वाद देती हैं। तभी अथैया और अथर्व के बीच में से कान्हा निकल करके सामने आते हुए योगेश्वरी से कहता है, कान्हा बुआ जी से मैं भी हूँ, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? क्यों नहीं, आजा तू भी ले ले। इतना सुनते ही कान्हा तुरंत योगेश्वरी के पैर छू लेता है। वहीं अथर्व मुस्कुराते हुए अथैया के चेहरे को देखने लगता है। अथैया के चेहरे पर उसे थकान सी महसूस हो रही होती है। तभी वह धीरे से अथैया को देखते हुए कहता है, अथैया सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, बस थोड़ा सिर में दर्द है। अंदर चलो, मैं अभी बाम लगा देता हूँ। नहीं अथर्व, तुम्हारी बुआ जी आई हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि वो आई हैं और हम, समझ रहे हो ना। इधर वसुधा उठ करके अथैया के पास आती है और उसे देख करके कहने लगती है, वसुधा पास आ करके दोनों से, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों तैयार हो करके पहले ही नीचे आ गए हो। वो दरअसल हम सबको आज शिव जी की पूजा के लिए मंदिर जाना है। अथैया खुश होते हुए, तो चलिए माँ, अथर्व और मैं तो तैयार हैं। बेटा सिर्फ तैयार नहीं होना है। अथर्व चौंकते हुए, मतलब या कि बेटा आज अथैया को तेरे लिए व्रत भी रखना होगा, वह भी बिना फल और पानी के। अथर्व चौंकते हुए, क्या
मगर अथैया यह सब कैसे करेगी? उसे तो अथर्व का इतना कहना ही हुआ होता है कि तभी अथैया अथर्व की कलाई पकड़ करके उसे दबा देती है। तभी अथैया सभी को देखते हुए सभी से कहने लगती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यह व्रत कर लूंगी। पक्का तुम कर लोगी ना? पक्का। चलो भाई फिर मंदिर के लिए तैयार हो जाओ, आ रहे हैं शिव जी हम शिवरात्रि मनाने के लिए। इधर शहर के जाने माने मंदिर शिव प्रेमी मंदिर में लोगों की भीड़ हर और दिखाई दे रही होती है। वहीं मंदिर के अंदर अथर्व और उसका परिवार खड़ा हुआ पूजा कर रहा होता है। अथर्व और अथैया मिलकर के शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे होते हैं। हल्दी और चंदन से शिवलिंग की पूजा हो रही होती है। वहीं वसुधा दोनों को जोड़ों के साथ पूजा करते हुए देख करके भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि इन दोनों का रिश्ता यूं ही कायम रहे। पूजा करने के तुरंत बाद अथैया और अथर्व शिवलिंग के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, जहां अथर्व मन में कह रहा होता है कि अथैया की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं अथैया मन में कह रही होती है कि मधु का पति उसे जल्द से जल्द मिल जाए। अथैया की बात माने मंदिर के बाहर सच होते ये दिखाई देने लगती है। मंदिर के बाहर लोगों की कतार आती हुई दिखाई दे रही होती है। प्रांगण में भंडारा चल रहा होता है, जहां लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के भाग ले रहे होते हैं। शिवरात्रि की धूम हर ओर दिखाई दे रही होती है। मंदिर में हर ओर सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही होती है। वहीं हमें इस भीड़ में से कुछ ही दूरी पर वायु की कार खड़ी हुई दिखाई देती है, जहां वायु अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ भांग पी रहा होता है। वहीं मयंक कार के ऊपर बैठा हुआ भांग पी रहा होता है। दोनों नशे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वह दोनों बात करते हुए अपने आसपास खड़ी हुई भीड़ को देख रहे होते हैं। तभी वायु कार के ऊपर बैठे हुए मयंक से कहता है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूं? पता है, इसलिए ना ताकि तुम और मैं यहाँ आकर के इस भांग को पी सकें। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे शक है कि हो ना हो आज शिवरात्रि की पूजा के लिए अथर्व का परिवार यहाँ जरूर आएगा। अगर उसका परिवार आया होगा तो अथैया भी आई होगी। मयंक मंदिर को देखते हुए, आई होगी नहीं आई है। इतना कहते ही मयंक मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखने लगता है। वह देखता है कि अथैया वहां अथर्व के साथ हाथ में हाथ डाल करके खड़ी हुई है। यह देखते ही वह तुरंत कार के ऊपर से उतर करके जमीन पर आ जाता है कूद करके। वहीं यह देखते ही वायु भी मुस्कुराते हुए मयंक को देखने लगता है। कुछ देर बाद पंडित जी मंदिर से बाहर को आते हैं। वसुधा तुरंत अथर्व अथैया को पैर छूने का इशारा करती है। अथर्व तुरंत पंडित जी के पैर छूने लगता है। तभी अथैया अथर्व को रोकते हुए पंडित जी के पैर छूते हुए कहने लगती है, अथर्व हम पति पत्नी हैं, इसलिए हमेशा जब भी किसी बड़े के पैर छुओ तो मेरे साथ में ही छूना, ताकि हमारा जोड़ा सदा सदा के लिए बना रहे। पैर छूने के बाद अथैया और अथर्व सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी वसुधा अथैया को रोक लेती है और अथर्व को आगे चलने के लिए कह देती है। अथर्व भी अपनी माँ की बातों को मानता हुआ सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। वहीं सभी से पीछे चल रही वसुधा अथैया से कहती हैं, अथैया बेटा, पति पत्नी का रिश्ता मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, जो धीरे धीरे करके सही सांचे में ढलता है। इसलिए अगर तुम दोनों के बीच कुछ होता है तो उस प्रॉब्लम को तुरंत खत्म करने की सोच करो। माँ, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने कल सुना था कि तुम अथर्व से नाराज थी। वो तो ऐसे ही माँ। अच्छा, यह बात तू पक्का व्रत कर लेगी ना? अथर्व ने बताया कि तेरी तबीयत खराब है। हाँ माँ, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चल ठीक है बेटा। इतना कहते ही दोनों साथ में सीढ़ियों से चलते हुए उतरने लगती हैं। वहीं अथैया को नीचे आता हुआ देख करके मयंक के कदम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इधर सभी अपनी अपनी कार में बैठ रहे होते हैं। वहीं अथैया धीरे धीरे चलते हुए वसुधा के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। इधर कुछ दूरी पर खड़ा मयंक भांग पीते हुए अथैया को नीचे उतरते हुए देख रहा होता है। तभी अथैया सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। अथर्व धीमी मुस्कान लिए हुए उसे देख रहा होता है। तभी मयंक देखता है कि वसुधा अपने बेटे के साथ अथैया को लेकर के आती है और उसके हाथ में अथैया का हाथ रख दिया है। यह देखते ही मयंक गुस्सा होते हुए वायु की कार पर कस करके मुक्का मार देता है। वहीं उसके पास व्हील चेयर पर बैठा हुआ वायु यह सब देख रहा होता है। उसे और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश करने लगता है। मयंक के दिल में उठ रही आग को देखते ही वायु तुरंत मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है, क्या यह सब देख करके तुम्हारा दिल नहीं जल रहा है? देखो तो
वो अथर्व किस तरह से अथैया की हथेली को थामे है और अथैया भी शर्माते हुए अपनी नजरें कैसे नीचे किए हुए है। इतना ही नहीं, दोनों की आंखें मिलकर के चार हो रही हैं। क्या यह सब देख करके तुम्हें खुद के लिए बुरा नहीं लग रहा है? बताओ, बेचारी अथैया इस बात से अनजान है कि उसका पति परमेश्वर तो अभी जिंदा है। यह सुनते ही मयंक गुस्से से वायु के चेहरे को देखता है। वहीं वायु मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रहा होता है। उसकी मुस्कुराहट को देखते ही तुरंत मयंक मंदिर के पास जाने लगता है। सबके कार में बैठने के बाद धीरे धीरे सभी कारें वहां से जाने लगती हैं। आखिर में अथैया और अथर्व की कार वहां रुकी हुई होती है। मयंक अथैया की कार को देखते हुए भागते हुए उसके पास आने लगता है। इधर अथर्व इशारे से अथैया को बैठने का इशारा करने लगता है। अथैया तुरंत कार के अंदर बैठती है। वहीं अथर्व दूसरी ओर आकर के ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ जाता है। मयंक उसके पास आकर के उसे रोक पाता, इससे पहले ही अथैया की कार भी वहां से चली जाती है। यह देखते ही मयंक जोर से अथैया के नाम को पुकारता है। इधर कार में बैठी अथैया को जैसे ही अपना नाम सुनाई देता है, वह तुरंत पलट करके मंदिर की ओर देखने लगती है, मगर उसे मंदिर के आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। वहीं अथैया को परेशान होते हुए देख करके तुरंत अथर्व मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अथैया क्या हुआ, तुम पीछे किसे देख रही हो? वो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है। इधर हम देखते हैं कि अम्मा जी मयंक का हाथ पकड़े हुए उसे घूरते हुए देख रही हैं। वही मयंक भी अम्मा को गुस्से में घूरे जा रहा होता है। तभी मयंक उसे धक्का दे करके वहां से जाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच अम्मा फिर दोबारा से उसका हाथ पकड़ करके उसे अपनी ओर खींचते हुए उससे कहने लगती हैं, मयंक तू फिर वापस आ गया। मयंक अम्मा को देखते हुए, मुझे याद आ गया कि उस रोज क्या क्या हुआ था। अब इस तमाशे को मैं और नहीं झेल सकता। इतना कह करके वह फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। तभी अम्मा उसके आगे आती हैं और उससे कहती हैं, याद आ गया ना तुझे? मगर अब मैं तेरी याददाश्त वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारी अथैया की शादी होने वाली है, वो भी बहुत जल्द। मयंक गुस्से से अम्मा को, तो तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही इस तमाशे को होते हुए देखता रहूंगा? अगर तू यह सब सोच रही है तो पक्का दिमाग खराब हो गया है बुढ़िया तेरा, क्योंकि मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। अम्मा गुस्सा होते हुए, तू नहीं करेगा यह सब, क्योंकि हम करने ही नहीं देंगे। अरे हमारी एक बेटी की जिंदगी तो तू बर्बाद कर ही चुका है, अब मैं दूसरी की नहीं होने देंगे। मयंक अम्मा को घूरते हुए, क्या कर लेगी तू? अरे जब तू मिष्ठी की जिंदगी नहीं बचा पाई तो इसकी जिंदगी खाक बचा पाएगी। वैसे तो तेरी बेटी मुझसे प्यार करती है। अम्मा मयंक से कहते हुए, अंधा है तू, इसलिए तुझे दिखाई नहीं दिया कि उसने सिर्फ कान्हा की जिंदगी को बचाने के लिए तुझसे शादी की थी, ताकि वो कान्हा की कस्टडी अपने हाथ में ले सके। अब तू कुछ नहीं कर सकता है। मयंक मुस्कुराते हुए, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ अम्मा, तू मुझे अभी ढंग से जानती नहीं है। एक इशारा करूंगा ना तो वह खुद मंडप छोड़ करके भागती हुई मेरे पास आएगी। भूल जा कि वो अब तेरे पास भाग करके आएगी, क्योंकि अब कान्हा की कस्टडी अथैया के पास भी नहीं है, वो अब अथर्व के हाथों में है। मयंक चौंकते हुए, क्या? अम्मा मयंक को देखते हुए, तूने अपने बेटे की कस्टडी अथैया को दी थी ना, ताकि वह अथैया को पति बन करके रह सके। वहीं अथर्व ने कहा कि कस्टडी इसलिए दी ताकि वह उसका परवरिश एक पिता बन करके कर सके। इधर अथर्व के बंगले में हरे और पीले रंग के फूल दिख रहे होते हैं। बंगला चारों ओर से पीले फूलों से सजा धजा दिखाई दे रहा होता है। वहीं बंगले के हाल में हर तरफ साज सजावट दिख रहा होता है। सभी नीचे हाल में खड़े अथैया का इंतजार कर रहे होते हैं। अथर्व पीले रंग का कुर्ता और सफेद पैजामा पहन करके बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। वहीं घर के सभी सदस्य पीले कपड़े पहने हुए अथैया का इंतजार कर रहे होते हैं। सरस्वती को छोड़ करके वसुधा, अम्मा, योगेश्वरी, नैना, मैना ने भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। इसी बीच अथर्व को कान्हा की आवाज सुनाई देती है। अथर्व मुस्कुराते हुए तुरंत सीढ़ियों की ओर कान्हा को देखते हुए कहने लगता है। कान्हा पीला कुर्ता सफेद पैजामा पहने हुए अपनी माँ अथैया का हाथ पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। अथर्व की निगाह तुरंत अथैया को देखने लगती है। अथैया पीले रंग का लहंगा पहने हुए, गले और माथे पे फूलों की माला पहने हुए मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। उसके मुस्कुराहट देखते ही अथर्व का दिल धक धक करके करने लगता है। उसके ओंठ पर मुस्कान और दिल में एक अलग ही तरह की खुशी दिख रही होती है। वहीं हाल में खड़े हुए
हुए सभी लोग अथैया को नीचे आते हुए देख रहे होते हैं। इधर अथर्व की बहनें नैना और मैना उसे अथैया की खूबसूरती को देख करके जलने लगती हैं। वहीं घर में आए हुए मेहमान अथैया को देख करके वसुधा को बधाई देने लगते हैं। वहीं इधर शिवराज के दोस्त उससे यह पूछ रहे होते हैं कि आखिर शादी होने के बावजूद भी उन्होंने अथर्व की शादी दोबारा करने की क्यों सोची। तभी शिवराज अपने दोस्तों को बताता है कि वह यह शादी बहुत पहले तो हो चुकी थी, मगर वो और उसका परिवार चाहता था कि इस बार मीडिया वालों को भी इस शादी में बुलाया जाए। यह सुन करके उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वह मीडिया वालों को इसलिए बुलाना चाहता है ताकि वह सब अपनी टीवी पर इस शादी को लाइव स्ट्रीम कर सके और इससे उसे कुछ पैसा भी मिल सके। अथैया के नीचे हाल में आते ही सब देखते हैं कि अथर्व अथैया के पास आकर के उसके सामने अपना हाथ कर रहा है। तभी अथैया धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। दोनों चलते हुए स्टेज पे आते हैं और हल्दी सेरेमनी की विधि शुरू की जाती है। घर में सबसे बड़ी योगेश्वरी बुआ सबसे पहले स्टेज पर आकर के अथर्व और अथैया को हल्दी लगाती हैं और फिर अथैया की अम्मा वहां आकर के अथैया और अथर्व को हल्दी लगाती हैं। वसुधा मुस्कुराते हुए उंगली से अथैया के चेहरे पर फिर अथर्व के चेहरे पे हल्दी लगाती हैं। दोनों को हल्दी लगते देख करके कान्हा तुरंत वसुधा से कहने लगता है, दादी माँ मेरी बारी कब आएगी हल्दी लगवाने की? आप सब तो बस मम्मा और अथर्व को ही हल्दी लगाए जा रहे हो। यह सुनते ही अथर्व हंसते हुए कान्हा को देखने लगता है। अथर्व तुरंत उंगली हल्दी के लेप में डालता है और फिर थोड़ी सी हल्दी कान्हा के नाक पे लगाते हुए उससे कहता है, अब तो ठीक है ना ब्रो। यह देखते ही सभी अथर्व अथैया के साथ साथ कान्हा को भी हल्दी लगाने लगते हैं। यह सब देख करके कान्हा मुस्कुराते हुए अपनी माँ अथर्व को देखने लगता है। वसुधा धीरे से कान्हा के गाल पर भी हल्दी लगा देती है। कान्हा खुद पर हल्दी लगते हुए देख करके बेहद खुश हो जाता है। वसुधा हल्दी की गेंद बनाती है और अथैया के हाथ में थमा करके उसे हवा में उछालने के लिए कहती है। अथैया तुरंत उस गेंद को हवा में उछालती है। हवा में आते ही हल्दी खुल करके सभी के ऊपर गिरने लगती है। यह देखते ही वसुधा मुस्कुराते हुए अथैया के कानों में कुछ कहती है और उसे हल्दी से भरी हुई पोटली दे देती है। उसकी बात सुनते ही अथैया जोर से गेंद को घुमाती है और अथर्व की पीठ पर मार देती है। पीठ पर हल्दी की पोटली लगते ही तुरंत उसे उठा करके अथैया को फेंक कर मारता है, मगर अथैया मुस्कुराते हुए उसे पोटली को कैच कर लेती है और फिर उस पोटली को घुमा करके अथर्व के पेट पे मार देती है। पेट पे लगते ही अथर्व अपना पेट कस करके पकड़ लेता है। यह देखते ही अथैया उसके पास आती है और उसके पेट को छूते हुए सॉरी कहने लगती है। तभी अथर्व के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वह तुरंत उस पोटली को खोल करके अथैया के ऊपर डाल देता है। यह देखते ही अथैया समझ जाती है कि अथर्व इतनी देर से दर्द का नाटक कर रहा था। अब घर के हर एक शख्स का चेहरा हमें पीला दिखाई देने लगा था। घर में आए हुए सभी मेहमान भी परिवार वालों के साथ मिल करके हल्दी खेल रहे होते हैं। जहां परिवार में हर किसी के चेहरे पर खुशी दिख रही होती है, वहीं हम हल्दी से ढके हुए एक शख्स के बंगले में घूमते हुए देख रहे होते हैं। इस शख्स के हाथ में एक तेज धार हथियार होता है जो बेहद ही पैना दिखाई दे रहा होता है। वह गुस्से में अथैया और अथर्व को हंसता हुआ और हल्दी खेलते हुए देख रहा होता है। यह शख्स धीरे धीरे भीड़ के पास चला आ रहा होता है। वह दूर खड़े अथर्व और अथैया को घूर रहा होता है। उसके हाथ का हथियार बेहद चमक रहा होता है। वह आगे कुछ करता इससे पहले ही योगेश्वरी उस अनजान शख्स को देख लेती हैं। वह तुरंत उसके पास आती हैं और उसका हाथ पकड़ करके उसे अपनी ओर खींच करके उससे कहती हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? योगेश्वरी को अपने सामने देखते ही वह शख्स हड़बड़ाते हुए इधर से उधर देखने लगता है। तभी वह हड़बड़ाते हुए योगेश्वरी से कहता है, ओ मैं। इस बीच योगेश्वरी का ध्यान अचानक से उस शख्स के हाथ पर जाता है। वह देखती है कि वह शख्स अपने हाथों में एक तेज धार हथियार लिए हुए अपनी नजरें चुरा रहा है। उस तेज धार हथियार को देखते ही योगेश्वरी गुस्से से उस शख्स को देखते हुए उससे कहने लगती हैं, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? योगेश्वरी के बोल सुनते ही वह शख्स तुरंत अपने हथियार को पीठ के पीछे छुपाने लगता है। यह देखते ही योगेश्वरी उसके हाथ से हथियार छीनने की कोशिश करते हुए उससे कहने लगती है, आखिर कौन हो तुम? रुको, अभी मैं सबको बताती हूँ। तभी वह शख्स तुरंत योगेश्वरी के मुंह पर हाथ रख करके उसे कॉरिडोर की तरफ ले जाता है। योगेश्वरी और वह शख्स
भीड़ में सबसे पीछे खड़े हुए होते हैं, जिस वजह से परिवार का कोई भी शख्स उसे देख नहीं पा रहा होता है। इधर हल्दी को उड़ाते हुए अथर्व और कान्हा बेहद खुश होते हैं। इसी बीच अथैया को अचानक ही महसूस होता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। अथैया अपने इर्द गिर्द अपने परिवार देखने लगती है। परिवार का हर शख्स तो वहां दिखाई दे रहा होता है, मगर योगेश्वरी बुआ वहां पर मौजूद नहीं होती। बुआ को वहां ना देख करके अथैया तुरंत अथर्व के कान के पास आ करके उससे कुछ कहने ही वाली होती है। उसे अपने कान के करीब आते हुए देख करके उससे पूछता है, क्या आई लव यू कहना चाहती हो? ख्याली पुलाव बनाना बंद करो अथर्व, और यह बताओ कि क्या तुम्हें योगेश्वरी बुआ कहीं दिखाई दे रही हैं? अथर्व हल्दी उड़ाते हुए, बुआ? हाँ बुआ, तुम्हारी बुआ इस भीड़ में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्हें शोर से थोड़ी परेशानी है, हो सकता है कि वह अपने रूम में हो। अथैया, मगर तुम इस बात से परेशान क्यों हो रही हो? मैं अभी आती हूँ। इतना कहते ही अथैया वहां से जाने लगती है। अथर्व अथैया को वहां से जाता हुआ देख करके तुरंत उदास होते हुए उसकी कलाई पकड़ करके उससे कहने लगता है, अथैया, बुआ के चक्कर में तुम हमारी हल्दी क्यों मिस कर रही हो यार? अथैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज अपने दिल की तसल्ली के लिए मुझे देख करके आने दो। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। यह सुनते ही अथैया हाल में खड़े हुए सभी मेहमानों को देखती है। वह सब बहुत खुश होते हुए हल्दी को हवा में उछाल रहे होते हैं। उन सबको देखते ही अथैया तुरंत अथर्व से कहने लगती है, अथर्व, हम दोनों एक साथ यहाँ से गायब नहीं हो सकते। देखो यहाँ कितने सारे मेहमान हैं, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं देख करके आती हूँ। इतना सुनते ही अथर्व उसकी कलाई को छोड़ने लगता है। तभी वह हल्की मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहता है, जल्दी आना। अथैया देखती है कि वो कह रहा है पर उसकी कलाई छोड़ नहीं रहा है। तभी वह धीमी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए उससे कहती है, हाँ अब हाथ छोड़ो। यह सुनते ही अथर्व उसका हाथ छोड़ देता है। अथैया उस भीड़ से निकलते हुए आगे जाने लगती है। इधर कॉरिडोर में वह शख्स बुआ के मुंह पर हाथ रखे हुए बुआ को तेज धार हथियार दिखा करके खड़ा हुआ होता है। वहीं योगेश्वरी घूरते हुए उस शख्स को देख रही होती हैं। इसी बीच उस शख्स का हाथ अचानक से योगेश्वरी के मुंह से फिसल जाता है। हाथ फिसलते ही योगेश्वरी जोर से अपने भाई शिवराज का नाम पुकारती हैं। वहीं योगेश्वरी के मुंह से उसके भाई का नाम सुनते ही वह शख्स तुरंत उसका मुंह बंद करके उसे दीवार से टिका करके उससे कहने लगता है, मरने का बहुत शौक है तुझे बुढ़िया? मरना चाहती है तू मेरे हाथों से? शांत हो जा बुढ़िया, नहीं तो तू मारी जाएगी। यह क्या कह रहे हो तुम? वही जो तू सुन रही है। योगेश्वरी घबराते हुए उसकी आंखों में देखने लगती है। वह तुरंत उसे एक कमरे में ले जाता है। योगेश्वरी घबराते हुए उस शख्स को देखे जा रही होती है। वहीं वह शख्स योगेश्वरी की गर्दन पर तेज धार हथियार को लगाए हुए उसके चेहरे को देखे जा रहा होता है। योगेश्वरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह आखिर करे क्या। तभी से अचानक बुआ और उस शख्स को अथैया की आवाज सुनाई देती है। अथैया कॉरिडोर में चलते हुए उस ओर आ रही होती है जिस ओर शख्स और योगेश्वरी को पकड़े हुए खड़ा होता है। अथैया परेशान होते हुए बुआ को आवाज लगा करके कह रही होती है, बुआ जी क्या आप यहाँ हैं? बुआ जी। अथैया की आवाज सुनते ही वह शख्स चौंकते हुए योगेश्वरी को देखने, वहीं योगेश्वरी भी मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखते हुए जोर से अथैया का नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही अथैया भागते हुए वहां आ पहुंचती है जहां उस शख्स ने योगेश्वरी को पकड़ा हुआ होता है। वह तुरंत दरवाजे को ठक ठक करती है। उसे अब कोई भी आवाज वहां से सुनाई नहीं देती है। इधर दरवाजे के उस तरफ से उस शख्स ने बुआ के मुंह को पकड़ा हुआ होता है, जिस वजह से योगेश्वरी के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं आ रहा होता है। तभी अथैया खुद से कहने लगती है, शायद मेरा भरम होगा। इतना कहते ही अथैया वहां से जाने लगती है। इतने में ही अथैया की नजर दरवाजे के नीचे दिख रही परछाई पर जाती है। अथैया समझ जाती है कि अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है। अथैया तुरंत वहां से चली जाती है। इधर रूम के अंदर खड़ी योगेश्वरी बुआ बेहद घबराए जा रही होती हैं, क्योंकि वह शख्स बुआ के गले पर तेज धार हथियार लगाए हुए होता है और शांत होने के लिए कह रहा होता है। मगर उसके इतना कहने के बावजूद भी बुआ उससे पूछने लगती हैं, इस परिवार ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम इस परिवार के
पीछे पड़े हुए हो? जानना चाहती हो कि इस परिवार ने क्या किया है मेरे साथ? वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही कमरे का दूसरा दरवाजा खुलता है और वहां से अथैया कमरे के अंदर आ पहुंचती है। अथैया अंदर आते ही अपने सामने उस अनजान शख्स और योगेश्वरी बुआ को खड़ा हुआ देखती है। योगेश्वरी बुआ तुरंत उस शख्स के हाथ पर काटती हैं और भागते हुए अथैया के पीछे आकर के खड़ी हो जाती हैं। वहीं अथैया उस शख्स को देखते हुए उससे कहने लगती है, मुझे लग ही रहा था कि इस कमरे में कोई ना कोई तो है, वरना बंद करने के बाद भी अंदर से परछाई दिखने का तो सवाल ही नहीं होता है। अब बताओ कौन हो तुम और बुआ के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बुआ के पीछे नहीं, तेरे होने वाले पति के पीछे हूं। इतना कहते ही वह शख्स पीछे वाले दरवाजे से निकल करके बाहर जाने लगता है। तभी दरवाजा खोलते ही वह अपने सामने अथर्व को खड़ा हुआ देखता है। अथर्व को सामने देखते ही वह तुरंत पलट करके अथैया की तरफ देखने लगता है और फिर अथैया की तरफ भागते हुए आने लगता है। यह देखते ही अथर्व तुरंत उसकी कॉलर पकड़ करके उसे अपनी ओर खींच लेता है। यह देखते ही वह शख्स अथर्व के ऊपर हमला करने लगता है। अथर्व और उस शख्स के बीच लड़ाई होती हुई देख करके अथैया बाकी लोगों को आवाज लगा करके वहां बुलाने लगती है। अथर्व तुरंत उस शख्स को फर्श पर गिरा देता है। उस शख्स के नीचे गिरते ही अथर्व उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके मुंह को पोंछने लगता है ताकि उस शख्स का असली चेहरा अथर्व के सामने आ सके। बुआ वहीं खड़ी अथर्व का नाम पुकारे जा रही होती हैं। इधर कॉरिडोर में खड़ी अथैया घर के बाकी लोगों को पुकारे जा रही होती है। कमरे के अंदर अथर्व उस शख्स को मारते हुए उसका मुंह साफ करने की कोशिश किए जा रहा होता है। वहीं वह शख्स अथर्व के हाथ को पकड़ करके उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उस शख्स का पूरा मुंह साफ हो जाता है और उस शख्स का असली चेहरा अथर्व की आंखों के सामने आ जाता है। उस शख्स के असली चेहरे को देखते ही अथर्व तुरंत उसकी कॉलर छोड़ देता है। वहीं अथर्व को इस तरह से देखते हुए वह तुरंत अथर्व को अपने ऊपर से हटा करके खड़ा हो जाता है। अथर्व अभी भी चौंकते हुए उसे देखते हुए देख रहा होता है। तभी उस शख्स का चेहरा पूरी तरह से दिखाई देता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मयंक होता है। मयंक तुरंत फर्श पे पड़े हुए हथियार को उठाता है और अथर्व के हाथ पर हमला करते हुए वहां से चला जाता है। अथर्व तुरंत अपने हाथ को पकड़ करके उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर मयंक उससे पहले ही वहां से भाग जाता है। वहीं अथर्व के बाह से खून निकलते हुए देख करके बुआ दौड़ते हुए उसके पास आती हैं और उसका नाम पुकारने लगती हैं। कुछ ही देर में घर के बाकी लोग दौड़ते हुए उस कमरे में आते हैं, मगर तब तक मयंक वहां से जा चुका होता है। अथर्व की बाह से खून निकलते हुए देख करके अथैया तुरंत भागते हुए उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, अथर्व यह क्या हुआ तुम्हें? अथर्व का ध्यान अभी भी मयंक के ऊपर ही होता है। अब अथर्व समझ रहा होता है कि मयंक की याददाश्त लौट चुकी है, इसलिए तो वह अथर्व पर हमला करने के लिए आया हुआ था। अथर्व धीरे से चौंकते हुए अथैया के चेहरे को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, इसका मतलब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। अब वह पूरी कोशिश करेगा अथैया को मुझसे दूर करने की। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। अथर्व को बेहद ही गहरी सोच में देख करके अथैया तुरंत घबराते हुए उससे पूछने लगती है, अथर्व आखिर क्या सोच रहे हो तुम? अथर्व अभी भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता है। वहीं अथर्व को इर्द गिर्द खड़े हुए सभी अथर्व को देख रहे होते हैं। अथर्व पलंग के पास वहीं फर्श पर बैठा भीगी पलकों से फर्श को देख रहा होता है। अथैया मयंक के बारे में सोच रहा होता है। इधर हाल में सभी बैठे एक दूसरे के चेहरे को देख रहे होते हैं। तन्मय को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई कैसे बंगले के अंदर आ सकता है। आज उसने एक बार फिर बंगले के गार्ड्स को अपने रूम में बुलाया हुआ होता है, मगर पहले की तरह ही इस बार भी वह यही बताते हैं कि वह नहीं जानते हैं कि आखिर यह शख्स अंदर आया कैसे। यह सब सुन करके शिवराज उन सभी गार्ड्स पर गुस्सा होने लगता है कि तभी बुआ जी शिवराज और घर के बाकी लोगों को देखते हुए कहने लगती हैं, उन पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हमें यह पता करना चाहिए कि आखिर वो आदमी था कौन और वह हमारे अथर्व के पीछे क्यों पड़ा हुआ है।
कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया। कौन था वो आदमी जिसने अथर्व पर हमला किया था? अफसर से बात की है मैंने, तुम चिंता मत करो, जल्द उस आदमी का पता चल जाएगा। डैड कब पता चलेगा? कुछ दिनों पहले आपके ऊपर हमला हुआ था, याद है ना आपको? मुझे लग रहा है कि यह वही शख्स है जिसने डैड के साथ भी यह सब किया था। नैना, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम कहाँ की बात कहाँ कर लेकर के जा रही हो? नैना समझाते हुए, डैड वो एक्सीडेंट नहीं था। हादसे में और नॉर्मल में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो आप दोनों के मामले में साफ दिखाई दे रहा है। कोई तो है डैड जो नहीं चाहता है कि हम सब खुश रहें। सरस्वती शिवराज से, शिवराज जल्द से जल्द पता करो कि इस हमले के पीछे कौन था, कौन है जो हमारी खुशियों से इतना जलता है। पता करो बेटा। इधर किचन में खड़ी अथैया उस अनजान शख्स के बारे में सोचते हुए कान्हा के लिए दूध गर्म कर रही होती है। वहीं उसके पास उसका बेटा कान्हा खड़ा हुआ होता है। इतने में अथैया के फोन पर उसकी माँ अम्मा का कॉल आने लगता है। वह तुरंत कॉल उठा करके अपनी माँ से बात करने लगती है। तभी उसकी माँ अचानक से उससे पूछती है, अब अथर्व कैसा है? तूने बताया नहीं कि अब उसकी तबीयत कैसी है? अम्मा, मैं यहाँ किचन में कान्हा के पास हूँ। बेटा कान्हा को छोड़, इस वक्त तुझे अथर्व के पास होना चाहिए। उसके पास जा और उससे पूछ क्या हुआ है। वो अब ठीक है? जी अम्मा जी। रात होते ही बंगले की सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं, मगर अथर्व के रूम में अंधेरा दिख रहा होता है। अथैया वहां आते ही रूम की लाइट ऑन करके रूम की ओर देखने लगती है। अथैया अभी भी हल्दी सेरेमनी का पीला लहंगा पहने हुए होती है। वह अथर्व का रूम में ना देख करके धीरे से अपने अंदर कदम रूम के अंदर रखती है। रूम के अंदर आते ही वह अथर्व को पलंग के पीछे नीचे फर्श पे बैठा हुआ देखती है। वह चलते हुए उसके पास आती है। अथर्व की पलकें झुकी हुई और आंखों में आंसू दिख रहे होते हैं। अथर्व को नीचे बैठा हुआ और उदास देख करके अथैया तुरंत उसके पास फर्श पे आकर के बैठ जाती है। वह तुरंत उसकी हथेली को अपनी हथेली पर रखती है और उसकी नम आंखों को देखने लगती है। अथर्व उसकी छुअन महसूस होते ही उसकी ओर देखने लगता है। तभी अथैया उसे देखते हुए उससे कहे, अथर्व सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। अथर्व प्लीज मुझे माफ कर दो। अथर्व सॉरी। अथर्व अभी भी उसकी आंखें देख रहा होता है। वहीं अथैया उसकी हथेली अपनी हथेली पे रखे उससे बात कर रही होती है। इसी बीच फिर एक बार कहती है, अथर्व तुम मुझसे नाराज हो? मुझे सच में नहीं पता था कि अंदर खूंखार अपराधी होगा। अथर्व को देख करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह अभी फूट फूट करके अथैया के सीने से लिपट करके रोने लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह अथैया की आंखों को अभी भी देखे जा रहा होता है। तभी वह धीमे स्वर में अथैया को देखते हुए उससे कहता है, अथैया अगर मयंक लौटता है तो क्या तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी? अथैया चौंकते हुए, क्या? अथर्व यह क्यों पूछ रहे हो तुम? मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटता है तो क्या तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी उसके साथ? यह सुनते ही अथैया चौंकते हुए अथर्व की आंखों को देखने लगती है। अथर्व की आंखों में उसके लिए कई सवाल दिख रहे होते हैं। वहीं अथर्व इस तरह की बातें क्यों कर रहा है यह अथैया को समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अथैया उससे पूछती है, अथर्व यह सब क्यों पूछ रहे हो तुम? बताओ अथर्व, क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किस लिए यह सवाल उठ रहे हैं तुम्हारे मन में? बोलो तो अथर्व, तुम क्यों यह सवाल कर रहे हो? यह सुनते ही अथर्व झुकी हुई निगाह से अथैया की आंखों को देखता है और उससे कहता है, क्योंकि आज जो शख्स मुझे मारने आया था वो तुम्हारा पति मयंक था। अथैया चौंकते हुए, क्या? अथर्व नम आंखों से, हाँ मैंने देखा है उसके चेहरे को, वो भी बहुत करीब से। अथैया वो तुम्हारा पति मयंक ही था। अब चली जाओगी ना अथैया तुम? यह सुनते ही अथैया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अचानक वो दृश्य याद आता है जब अथर्व से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जब अथर्व उससे माफी मांगने के लिए उसके कदमों में गिर गया था, जब उसने उस गुनाह की माफी अथैया से मांगी जो उसने कभी किया ही नहीं था, जब अथर्व ने पहली बार अपने प्यार का इजहार उससे किया था। अथर्व की बोल और उसकी बेचैनी सांसों को देखते हुई अथैया उसके बालों पे हाथ फेरने लगती है। तभी अथर्व तुरंत उसके सीने से लिपट करके रोने लगता है। आज ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के लिए रो रहा हो। अथर्व की दिल की धड़कन तेज और रफ्तार
बढ़ते हुए अथैया साफ महसूस कर पा रही होती है। तभी अथर्व उसके सीने से लिपटा हुआ उससे कहने लगता है, बोलो ना अथैया, चली जाओगी ना तुम यहाँ से? अपने प्यार के लिए छोड़ दोगी ना तुम मेरा हाथ? छोड़ दोगी ना मुझे यहाँ अकेला? बोलो ना अथैया, हो जाऊंगा ना मैं अकेला? यह सुनते ही अथैया उसे अपने सीने से और कस करके लिपटा लेती है। अथर्व की आंखों से आंसू बहते हुए आंसुओं को अथैया सह नहीं पा रही होती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई उसके सीने में खंजर घोंप रहा हो। तभी अथैया उसकी पीठ को सहलाते हुए उससे कहती है, अथर्व तुम अकेले नहीं हो और ना कभी होगे। अथर्व मेरा जीना मरना अब सिर्फ तुम्हारे साथ है। अब किसी के आने से या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अथर्व जब तक सांस बाकी है तब तक मैं तुम्हारी रहूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो और तुम्हारी दुनिया मैं। इसलिए कभी यह मत सोचना कि किसी के आने से मेरा प्यार कम या खत्म हो जाएगा। अथैया की बात सुनने के बावजूद भी अथर्व उसके सीने से लिपटा हुआ रो रहा होता है। तभी अथैया उसके पीठ को सहलाते हुए उससे कहती है, अथर्व विश्वास है ना तुम्हें अपनी अथैया पर? इतना सुनते ही अथैया धीरे से उसके गले से हटते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है। मुझे मेरी अथैया पर पूरा विश्वास है, पर उस मयंक पर नहीं है। वह मुझे कहीं तुमसे दूर ना कर दे, इस बात का डर सता रहा है मुझे। इतना कहते ही अथर्व तुरंत अथैया की हथेली को उठा करके अपने सिर पर रखते हुए उससे कहता है, वचन दो अथैया कि तुम मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाओगी। अथर्व की भीगी पलकें और तेज रफ्तार से चल रही धड़कनें सुन करके अथैया धीमे स्वर में उससे कहती है, अगर मुझे तुम्हें छोड़ करके ही जाना होता तो मैं उस वक्त तुम्हें छोड़ देती जब मुझे मयंक के बारे में पता चला था। अथर्व मुझे पहले से ही पता था कि वह जिंदा है। यह सुनते ही अथर्व उसके चेहरे को चौंकते हुए देखने लगती है। तभी अथैया उसके चेहरे को देखते हुए उससे कहती है, उस दिन जब तुम मुझसे नाराज थे, उस दिन मैं मधु के पास गई थी और वहां जा करके मुझे मयंक के बारे में पता चला। वो हूबहू हमारे मयंक से मिलता जुलता था। उसी दिन अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं हॉस्पिटल गई, जहां मुझे पता चला कि जो मयंक मधु के साथ था वह उसका पति मयंक नहीं था बल्कि वो। यह सुनते ही अथर्व चौंकते हुए अपनी भीगी हुई पलकों से अथैया को देखने लगता है। वहीं अथैया उसे बता रही होती है कि उसने यह सब कैसे पता किया था। तभी वह अथर्व के गाल पर हाथ फेरते हुए उससे कहने लगती है, इतना सब सुनने के बाद भी तुम वचन चाहते हो तो मैं वचन देती हूँ अथर्व, तुम्हारी अथैया कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगी। अथर्व तुम दूर होना, अपनी सांसों से दूर होना है। तुम्हारे साथ रह करके मुझे जिंदगी के असली मायने मिले हैं। मेरे अस्तित्व को एक नई पहचान मिली है। पहचान अथैया अथर्व मल्होत्रा की। इतना सुनते ही अथर्व उसके सीने से लिपट जाती है। अथर्व जिस राज को इतने दिनों से अपने सीने में छुपा करके बैठा हुआ था, उस राज के बारे में अथैया पहले से ही जानती है। अथैया और अथर्व दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए वहीं पलंग के पास बैठे हुए एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। शादी के दिन हर ओर शोर ही शोर सुनाई दे रहा होता है। बंगले में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। इधर अपने रूम में बैठी अथैया क्रीम साड़ी पहने हुए तैयार हो रही होती है। वहीं उसके रूम में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी अचानक से उसके फ़ोन पर किसी अनजान शख्स का कॉल आता है, जिसका नंबर अथैया ने होटल लेडी के नाम से फीड किया होता है। अथैया उस नंबर का शो होता हुआ देख करके जल्दी से रूम के बाहर झांक करके देखने लगती है। बाहर कोई भी नहीं होता है। यह देखते ही वह तुरंत होटल लेडी को कॉल पिक करती है और उससे बात करने लगती है। तभी वह होटल लेडी अथैया से कॉल पे कहती है, मैडम आप कह रही थी ना कि अगर वायु दोबारा से होटल में आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूं। जी बताइए, क्या वह होटल में आया हुआ है? जी आया हुआ है, वह किसी आदमी के साथ। आदमी के साथ? क्या वह शिवराज हैं? नहीं मैम, वह शिवराज नहीं है, मगर हाँ शिवराज भी आ चुके हैं।
तुम मुझे पल पल की खबर देती रहना, मैं अभी पहुंचती हूं वहां, अथैया ने कहा। इतना कहते ही अथैया तुरंत काल काटती है और अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर आते ही वह अपने सामने अथर्व को खड़ा हुआ देखती है। अथर्व के चेहरे पर अभी भी मायूसी दिख रही होती है। वह अथैया को अपने सामने देखते ही उससे कहने लगता है, अथैया, माँ ने तुम्हारे लिए यह झुमके भेजे हैं। अथर्व, यह बात उदास होकर के क्यों बता रहे हो तुम? इतना कहते ही अथैया तुरंत अथर्व की हथेली से उन झुमकों को उठा लेती है और अथर्व को देखते हुए उससे कहती है, अथर्व, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज खुश हो जाओ, कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा साथ और हाथ, वादा है मेरा। इतना कहते ही अथैया तुरंत अथर्व के गाल पर किस कर देती है और अथर्व को देखते हुए उससे कहती है, अथर्व, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते ही अथैया चली जाती है। अथर्व धीमी मुस्कान से उसे देखता है और चुपचाप उससे आगे कुछ पूछे अपने रूम में चला जाता है। अथर्व के चेहरे पर खुशियों का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। वह अपने रूम में आईने के सामने खड़ा हुआ तैयार हो रहा होता है। वह ब्राउन कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहने हुए किसी हीरो से कम नहीं लग रहा होता है, मगर वह बीच बीच में परेशान होता हुआ भी दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वह काफ़ी देर से अपने सिर पर पगड़ी पहनने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर उससे यह पगड़ी पहनी नहीं जा रही होती। इसी बीच कमरे में वसुधा को आता हुआ देखता है। अपने बेटे अथर्व को पगड़ी के साथ परेशान होते हुए देख करके वह मुस्कुराने लगती है। उसके पास आती है और उसकी पगड़ी को उसके सिर पर बांधने लगती है। वहीं अथर्व मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखने लगता है। पगड़ी पहनने के बाद अथर्व मुस्कुराते हुए खुद को आईने में देखने लगता है। वसुधा तुरंत अपनी आंख को काजल थोड़ा सा उंगली पे ले करके उसकी गर्दन पर लगाते हुए कहने लगती है, बेटा, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लग जाए। इतना कहते ही वह तुरंत उसके माथे को चूम करके उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। वहीं अथर्व के अंदर अथैया से मिलने की बेचैनी बढ़ती चली जा रही होती है। नीचे हाल में मंडप सजा हुआ होता है और उसके इर्द गिर्द अथर्व और अथैया का परिवार खड़ा हुआ होता है। मंडप के पास अपनी नानी के साथ खड़ा वह अपने आसपास खड़े हुए मेहमानों को देख रहा होता है। कान्हा, नीचे हाल में खड़े मेहमान अथैया और अथर्व का इंतजार कर रहे होते हैं। मंडप के पास पंडित जी बैठे हवन की तैयारियां कर रहे होते हैं। इतने में सीढ़ियों से उतरते हुए अथर्व नीचे हाल में आता है। अथर्व की माँ उसके साथ चलते हुए उसे मंडप तक लाती हैं। वह मंडप में आते ही कान्हा के सिर पर धीरे से हाथ फेरता है। कान्हा यह देखते ही मुस्कुराते हुए अथर्व को देखने लगता है। अथर्व पंडित जी के सामने आकर के बैठ जाता है। अथर्व का परिवार और अथैया की माँ यह सब देख करके बहुत खुश होने लगती हैं। अथर्व के मन में आज लड्डू ही लड्डू फूटे जा रहे होते हैं। वह शर्माते हुए कभी इधर तो कभी उधर देख रहा होता है। तभी पंडित जी बहू को बुलाते हैं। कान्हा चलते हुए अथर्व के पास आकर के बैठ जाता है। वहीं अथर्व धीरे से उसे अपने और भी पास बैठा लेता है। इतने में शादी का लाल जोड़ा पहने हुए अथैया सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई देती है। अपनी माँ अथैया को आता हुआ देख करके कान्हा जोर जोर से मुस्कुराते हुए अपनी माँ का नाम पुकारने लगता है। अथैया धीमे मुस्कान से अथर्व के चेहरे को देखने लगती है और चलते हुए उसके करीब आकर के बैठ जाती है। पंडित जी दोनों के साथ बैठा हुआ देख करके अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। पंडित जी जिस तरह से उन दोनों को बता रहे होते हैं, अथैया और अथर्व दोनों वैसे ही पूरे रीति रिवाज के साथ करते जा रहे थे। अथर्व अपनी हथेली को सामने की तरफ करता है। अथैया धीरे से उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख देती है। पंडित जी हथेली पर कुमकुम और चावल डाल करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इसी बीच एक मधुर गीत बैकग्राउंड में बज उठता है। कन्यादान होते ही अथर्व एक चांदी के सिक्के में सिंदूर लेकर के अथैया की मांग भर देता है। सभी विधि के पूरा होने के बाद अम्मा जी को पंडित जी बुलाते हैं। अम्मा दोनों के पास आते ही अथैया की चुन्नी को अथर्व के दुपट्टे के साथ बांध देती हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए अभी भी अथैया के चेहरे को देखे जा रहा होता है। तभी दोनों उठते हैं और 7 फेरों के लिए तैयार हो जाते हैं और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक फिर से चलना लगता है। गीत खत्म होते ही देखते हैं कि अथैया के कदम अपने आप ठहर रहे हैं। वह ठहरते हुए
इतने इर्द गिर्द देखे जा रही होती है। वहीं उसके ठहरते हुए कदमों को देख करके अथर्व भी ठहरने लगता है। तभी अथैया चलते चलते अचानक से रुक जाती है। अथैया के रुकते ही पंडित जी उसे देखते हुए उससे कहने लगते हैं, बेटा फेरों के बीच रुकना अपशगुन माना जाता है। अगर इस तरह बीच बीच में रुकोगी तो यह रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। इतना सुनते ही अथैया उस पंडित को देखने लगती है। वहीं अथैया के कदम ठहरते हुए देख करके वसुधा, अम्मा, तन्मय, सरस्वती, नैना और मैना भी चौंक जाते हैं। अम्मा यह देखते ही अपनी बेटी के करीब आते हुए उससे कहने लगती हैं, अथैया बेटा यह क्या अपशगुन कर रही है तू? शादी होने से पहले ही क्यों तूने अपने कदम रोक लिए? वहीं अथैया सभी को देखे जा रही होती है। अथर्व उसकी ओर देखते ही उससे पूछने लगता है, अथैया बताओ ना, तुम रुक क्यों गई? बेटा इस तरह से ठहरना ठीक नहीं है, पंडित जी बोलते हैं, इससे तुम दोनों का रिश्ता। अथर्व और पंडित जी के शब्द सुनते ही अथैया अपने गले में डली माला को उतारते हुए अथर्व और उसके परिवार को देखने लगती है। वहीं अथैया को माला उतारते हुए देख करके अम्मा दौड़ते हुए उसे रोकने के लिए उसके करीब आने लगती हैं। तन्मय और वसुधा चौंकते हुए एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तभी अथैया पंडित जी को देखते हुए उससे पूछने लगता है, क्या कह रहे थे आप पंडित जी कि अगर मैं अपने कदम रोकती हूँ तो क्या होगा हमारे रिश्ते का? तुम दोनों का रिश्ता बिना जुड़े ही टूट जाएगा। यह सुनते ही अथैया गुस्से से अथर्व की ओर देखती है और उसे देखते हुए उससे और उसके परिवार से कहने लगती है, यही तो मैं चाहती हूँ पंडित जी कि यह रिश्ता बिना जुड़े ही टूट जाए, क्योंकि मुझे यह शादी नहीं करनी है। यह सुनते ही अथर्व की आंखों में आंसू उतर आते हैं। वह तुरंत अथैया कंधे पकड़ करके उससे कहने लगता है, अथैया यह सब क्या कह रही हो तुम? अथैया चिल्लाते हुए अथर्व पर, सही कह रही हूँ मिस्टर अथर्व, नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता, इसलिए चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो। अथैया हुआ क्या है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ यह सब? भूल गए हो अथर्व, तुम शायद खुद को, तुम वही इंसान हो जिसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया था। याद नहीं है तुम्हें कि तुमने मेरे पति और मेरे साथ क्या किया था? अथैया मगर तुम तो मुझसे, अथैया जोर जोर से कहते हुए, कोई प्यार व्यार नहीं है अथर्व, बेवकूफ बनाया था तुम्हें अथर्व और तुम बन भी गए। मेरा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारे लिए नफरत थी। अरे तुम्हारे जैसे इंसान से क्यों शादी करूंगी मैं, जिसने मुझसे मेरा संसार छीना हो? क्या उसे मैं अपनी जिंदगी बना सकती हूँ? इतना कहते ही अथैया तुरंत अथर्व के हाथ को कंधे से हटा करके मांग का सिंदूर पोंछ करके वहां से जाने लगती है। वहीं यह सब देख करके सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। अथर्व भीगी हुई पलकों से अथैया को मेहमानों के बीच से जाता हुआ देख रहा होता है। तभी अथर्व जोर से चिल्लाते हुए जाती हुई अथैया से कहता है, पर क्यों अथैया, आखिर मैं ही क्यों? इतना सुनते ही अथैया के कदम ठहर जाते हैं। वह तुरंत पलटते हुए अथर्व की ओर देखती है। सभी मेहमान अथैया और अथर्व को घूरते हुए देखे जा रहे होते हैं। तभी अथैया अथर्व को देखते हुए उससे कहने लगती है, अपने आप से पूछो अथर्व कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ही वह शख्स हो जिसकी वजह से मुझे सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ी। तुम्हारे साथ रह करके, तुमसे प्यार करके आज तुमसे शादी करना सिर्फ मेरा बदला था। कहते हैं ना, किसी को अंदर से तोड़ने के लिए उसके अंदर प्यार पैदा करना पड़ता है। मैंने आज वही किया अथर्व, अब मुड़ करके मुझे मत रोकना। इतना कहते ही अथैया सभी के बीच से होते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वसुधा उसे रोकने हुए उसके हाथ को पकड़ करके उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, मगर अथैया उसके हाथ को जोर से धक्का दे देती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। इस बीच वह चलते हुए अपनी अम्मा के पास आती है। अम्मा अपनी बेटी को अपने सामने देखती हैं, उससे कुछ कहने लगती हैं। तभी अथैया उसे देखते हुए उससे कहती है, अम्मा अब आप कुछ मत बोलना, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हो गया मेरा बदला पूरा। यहाँ का ड्रामा खत्म हो जाए तो कान्हा को घर ले आना, गैरों के घर में रहेगा तो उनकी तरह ही हो जाएगा। इतना कहते ही अथैया अपने हाथ के कंगन उतार करके वहीं फर्श पर फेंक देती है। वह अपने गले में डली मोतियों की मालाओं को भी उतार करके वहीं फेंक देती है और वहां से चली जाती है। इधर मंडप में खड़ा अथर्व भीगी पलकों से सभी के चेहरों को देख रहा होता है। उसके हाथ
पैर एकदम ठंडे पड़े हुए होते हैं। वह बेसहारा सा होकर के मंडप के सीढ़ी पर ही बैठा होता है। आसपास खड़े हुए सभी लोग अथर्व को ही देखे जा रहे होते हैं। वहीं अपने बेटे अथर्व के दिल के टुकड़े होते हुए देख करके वसुधा खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत उसके पास आ करके वह उसके सिर को पकड़ करके गले से लगा लेती है। इधर बंगले के बाहर अथैया का गुस्सा चलते चलते अचानक से ही बदल जाता है। आसमान में बादल घिर आते हैं और कुछ ही देर में बरसात शुरू होने लगती है। अथैया भीगते हुए कदमों से आगे चली जा रही होती है। सड़क पर आते ही हम देखते हैं कि अथैया का गुस्सा कुछ ही देर में पूरी तरह खत्म हो जाता है। सड़क पर आते ही अथैया भीगते हुए जोर से चीखती है और वहीं सड़क पर बैठ जाती है। अचानक से ही अथैया की आंखों को नम होते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में अथैया जोर जोर से चीखती हुई आसमान की ओर देखते हुए कहने लगती है, सॉरी, दिल किस लिए तोड़ा? क्या वाकई में उसने अपने पति की मौत का बदला लिया है अथर्व से? क्या अथैया के दिमाग में या कुछ और चल रहा है? क्या अथर्व अथैया से दूर हो करके कभी उसे माफ कर पाएगा? जानने के लिए कल सुनिए कहानी का 13वां भाग। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।